नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। हमने सभी ने स्ट्रेट ऑफ मलक्का और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का नाम तो सुना ही हुआ है और हम सभी जानते हैं कि ये दोनों जो स्ट्रेट्स हैं इनको अक्सर कहा जाता है कि ये ग्लोबल ट्रेड के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स माने जाते थे। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो कि हमें ईरान के पास पर्शियन गल्फ में देखने को मिलती है और स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो कि हमें यहाँ पे इंडियन ओशन में देखने को मिलती है, विच बेसिकली कनेक्ट्स द इंडियन ओशन एक तरीके से टू दी साउथ चाइना सी। लेकिन अब हमने देखने को मिला है कि जो स्ट्रेट ऑफ बब अल मंदेब है, ये वाली स्ट्रेट भी एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट बन चुकी है और ये सभी चीज़ें इसीलिए हुई हैं बिकॉज ऑफ दी रिबेल ग्रुप हुथीज जो कि रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो चुका है जब से इजराइल और गाजा के बीच में जो युद्ध है वो चल रहा है। आप सभी जानते होंगे कि इसको लेकर लगभग पिछले एक महीने से हमें बहुत सारे अटैक्स हैं जो कि रेड सी में देखने को मिल रहे हैं, विच आर वेरी वेरी क्लोज टू दी बब अल मंदेब स्ट्रेट, जिसमें कि रिसेंटली बल्कि कल शाम की ही खबर है जिसमें आपने देखा होगा कि एक ऐसा ऑयल टैंकर था जिसके ऊपर अटैक किया गया था जिसमें कि हमें इंडियन क्रू भी देखने को मिला था। इसको लेकर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हमें कल शाम को देखने को मिली थी। इसके पहले एक हफ्ता पुरानी खबर है कि 2 अटैक्स यहाँ पे किए गए थे हुथी रेबल्स के द्वारा अगेंस्ट दी कंटेनर शिप्स जो कि रेड सी कॉरिडोर से गुजर रही थी और ये दोनों ही जो जहाज थे ये बेसिकली लाइबेरिया की तरफ जा रहे थे। सिमिलरली आज से एग्जैक्टली एक महीना पहले ये वाली खबर भी सामने आई थी कि इनके द्वारा एक इंडिया बाउंड इजरायली शिप को हाईजैक कर लिया गया था। आई थिंक इस शिप का नाम शायद से गैलेक्सी शिप था। यानी कि हमें लगभग पिछले एक महीने से बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। एग्जैक्ट नंबर की बात करूं 37 इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं फ्रॉम नवंबर 19 टू दिसंबर 18। और इतना ही नहीं, जितने भी बड़े बड़े शिपिंग कंपनीज होती हैं, जिनके जो कंटेनर कंपनीज होती हैं जैसे कि मायस्क हुआ, एमएससी हुआ, इन सभी ने रेड सी वाले जो रास्ते हैं उनके बीच में से ट्रेडिंग को भी सस्पेंड कर दिया है। आंकड़े बताते हैं कि ओवरऑल जो ट्रैफिक है वो रेड सी के रास्ते से 35% हमें गिरावट देखने को मिली है और साथ ही में जो शिपिंग और इंश्योरेंस के जो कॉस्ट हैं वो भी यहाँ पर बढ़ चुके हैं। सो क्लियरली जो बब अल मंदेब का अब एरिया है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट बन चुका है फॉर दी एंटायर ग्लोबल ट्रेड। बात करेंगे इसी एग्जैक्टली पॉइंट के बारे में कि यहाँ पर आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, जो यमन के हुथी रिबल्स हैं ये कौन है और इसका इम्पैक्ट ग्लोबल ट्रेड पर क्या होने वाला है और भारत के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, इसको भी समझा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी अपने ऑफलाइन सेंटर्स को लॉन्च कर चुकी है। नई दिल्ली में, करोलबाग में और मुखर्जी नगर में आपके लिए इन सेंटर्स को अवेलेबल करवाया गया है और आज 24 दिसंबर तक क्रिसमस के उपलक्ष्य में चल रही है भारी डिस्काउंट्स, जिसमें कि आप लोग 40% का फ्लैट डिस्काउंट ले सकते हैं इन सेंटर्स को विजिट करते हुए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को या काउंसलिंग फॉर्म को प्लीज़ डेफिनेटली भरिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो हमारे काउंसलर्स के पास पहुंच जाएंगी और वो वहाँ पर उसको एड्रेस करवा देंगे। आपको कोर्सेज के बारे में ब्रीफली बता दूं, करोलबाग में जो कोर्सेज हैं वो अंग्रेजी भाषा में अवेलेबल हैं 2025 के विद्यार्थियों के लिए एवं 26 के विद्यार्थियों के लिए। मुखर्जी नगर में जो कोर्सेज हैं वो दोस्तों हिंदी भाषा में अवेलेबल हैं, वो भी 25 के विद्यार्थियों के लिए और 2026 के विद्यार्थियों के लिए। और अब अनअकैडमी का जो नया सेंटर है वो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में भी आ चुका है, जिसमें कि 2024 का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स और यूपी पीसीएस का भी जो फाउंडेशन प्रोग्राम है वो दोस्तों अवेलेबल करवाया गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप दिए गए नंबर्स पे फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन में काउंसलिंग फॉर्म है उसको भरना बिल्कुल ना भूलें, उससे भी आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। ऑल राइट, ब्रीफली आपको बैकग्राउंड बता देता हूं। आज से लगभग 2-2.5 महीने पहले की बात है जब इजराइल और गाजा के बीच में जो युद्ध शुरू हुआ था। अक्टूबर के पहले हफ्ते की बात है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि शायद से लेबनान से हो सकता है कि हिजबुल्लाह का जो ग्रुप है वो इजराइल के अगेंस्ट धावा बोल सकता है, यहाँ पर एक नया युद्ध खड़ा हो सकता है बिटवीन दी इजराइल लेबनान बॉर्डर। लेकिन एक्सपेक्टेडली ऐसा नहीं हुआ। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर चांसेस थे कि ये होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिला और कोई भी छोटी मोटी झड़प वहाँ पे चलती रहती है, लेकिन बड़े लेवल पे हमें कोई भी वहाँ पर युद्ध या वॉर देखने को नहीं मिला।
वेरी अनएक्सपेक्टेडली क्या देखने को मिला कि हुथीज जो कि एक नॉन स्टेट एक्टर है, जो कि येमेन को बिलोंग करते हैं, उनके द्वारा बल्कि यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया कि जब तक इजराइल के द्वारा गाजा के ऊपर जो अटैक्स हैं वो चलते रहेंगे तब तक हम भी यहाँ पे इजराइल को अटैक करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर हुथीज, जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, हुथीज दोस्तों येमेन में दिखने वाले एक रेबेल ग्रुप है, एक विद्रोह समूह है जो कि बेसिकली येमेन का जो वेस्टर्न पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको कंट्रोल करते हैं। और हुथीज ने यहाँ पर साफ साफ कहा था कि हम लोग यहाँ पे गाजा के साथ खड़े हैं और इजराइल के अगेंस्ट हम लोग जो हैं उनको अटैक करने वाले हैं। उन्होंने शुरुआत में क्या किया, उन्होंने इजराइल के ऊपर मिसाइलें दागनी शुरू करी। बहुत सारी मिसाइलें उनके द्वारा यहाँ पे दागी गई, लेकिन जो भी मिसाइल्स, जो भी यहाँ पे चीज़ें ये लोग कर रहे थे, वो या तो अमेरिका की जो वॉरशिप्स थी वो उन मिसाइलों को काउंटर कर दे रही थी, या फिर जो इजराइल की डिफेंस फोर्सेस थी वो उन चीज़ को काउंटर कर दे रही थी। उसके बाद हुथीज ने अपनी जो स्ट्रैटेजी थी उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया। उन्होंने नवंबर के आखिरी 10-12 दिनों में उन्होंने स्ट्रैटेजी को चेंज करते हुए क्या कहा कि हम लोग डायरेक्टली इजराइल को टारगेट नहीं करेंगे, बल्कि जो भी कमर्शियल शिप्स हैं जो कि रेड सी के थ्रू गुजर रही हैं, हम लोग उनको टारगेट करना शुरू करेंगे। स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि हम लोग केवल उन्हीं शिप्स को टारगेट करेंगे जिनके ऊपर इजराइल का झंडा होगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सभी शिप्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। यहाँ पर आप देखिए, ये रेड सी का एरिया है। जो भी शिप यहाँ पर आपका येमेन में ये वाला एरिया है जहाँ पे हुथीज एक्टिव है, उन्होंने कहा कि जो भी इजराइल वाली शिप इस पर्टिकुलर रेड सी कॉरिडोर के थ्रू गुजरेगी, ये आपका इजराइल है, तो हम लोग उस शिप के ऊपर अटैक करेंगे ही करेंगे। स्टार्टिंग यहीं से हुई थी कि इजरायली शिप्स को ही अटैक करना शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे जैसा कि मैंने आपको बताया, उनके द्वारा बाकी शिप्स को भी अटैक करना शुरू कर दिया गया। ये आपकी बबल मंदेब की स्ट्रेट है जो कि मात्र 29-30 किलोमीटर इसकी विड्थ है, लेकिन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुकी है ये कि आज की डेट में येमनी हुथी ग्रुप के द्वारा इस बबल मंदेब स्ट्रेट को ऑलमोस्ट एक तरीके से इनडायरेक्टली कंट्रोल किया जा रहा है। अब ये चिंता का विषय इसलिए बन जाता है बिकॉज जो ये वाला बबल मंदेब जिसकी हम बात कर रहे हैं, मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूं, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। ध्यान से देखिए, ये रेड सी का एरिया है इधर ऊपर में, यहाँ पर जहां पर ये वाला पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ एडन, और आगे जाएंगे तो फिर आगे जाकर के आपको ये इंडियन ओशन का पार्ट देखने को मिलता है। ये गल्फ ऑफ एडन है, ये इंडियन ओशन का पार्ट है, और ऊपर यहाँ पर आपको रेड सी का पार्ट देखने को मिलता है। सो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि बबल मंदेब का जो स्ट्रेट है वो रेड सी और इंडियन ओशन को तो कनेक्ट करता ही करता है, लेकिन बबल मंदेब का जो एरिया है वो बेसिकली आप ये मान लीजिए कि इधर यूरोप है और इधर एशिया है। तो यूरोप और एशिया को कनेक्ट करने वाला ये सबसे इंपॉर्टेंट रास्ता था, बिकॉज आगे जाकर के अगर आप देखेंगे ये सुएज कैनाल है, जो भी आपको मालूम होगा, जो भी शिप्स हैं वो यहाँ से आती हैं, उसके बाद फिर सुएज कैनाल के थ्रू जाती हैं। इवन अगर आप नीचे से आएंगे, सिंगापुर से जो भी आता है वो भी अल्टीमेटली बबल मंदेब के थ्रू, रेड सी के थ्रू अल्टीमेटली सुएज कैनाल की तरफ जाता था। सो ओवरऑल ये वाला जो पॉइंट है जो कि ग्लोबल ट्रेड के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट माना जाता है, अब वो खतरे में आ चुका है, ऑल थैंक्स टू दी येमेनी हुथी ग्रुप, जो कि यहाँ पर किसी भी शिप को, आती जाती किसी भी शिप के ऊपर इनके द्वारा अटैक किया जा रहा है। नाउ इन्होंने शुरुआत में क्या कहा था, इन्होंने शुरुआत में कहा था कि हम केवल इजरायली शिप्स को अटैक करेंगे। जो इजराइल की शिप्स है ना, वो असल में यहाँ से इस तरफ चली जाती हैं, वो सुएज कैनाल की तरफ नहीं जाती। यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा आता है, इसको आपको इंस्ट्रूमेंट सर्कल किया हुआ है, आप इसको ध्यान से देखिए, ये गल्फ ऑफ अकाबा आता है, ये ऊपर इजराइल का पार्ट है। तो शिप्स जो है वो गल्फ ऑफ अकाबा के थ्रू अल्टीमेटली इजराइल में जाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर इनके द्वारा पूरा का पूरा जो भी यहाँ पे शिप्स जा रही हैं उनको खतरे में लाया जा रहा है। रफली 12% ऑफ ग्लोबल सी बॉन्ड ट्रेड विच गोज थ्रू द स्ट्रेट वो डायरेक्टली अफेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ दीज अटैक्स जो कि हमें देखने को मिल रहे हैं। नाउ यहाँ पर कंपनीज या फिर जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्लेयर्स हैं वो कर क्या रहे हैं, सबसे पहले तो अपना रास्ता चेंज कर रहे हैं, बिकॉज जो हुथीज हैं वो अनकंट्रोलेबली यहाँ पे अटैक करते जा रहे हैं। तो रास्ता चेंज करने के बदौलत क्या हो रहा है कि सुएज कैनाल से जाने में जो समय लग रहा था वो समय जो है वो अब बढ़ जाएगा, बिकॉज जो अब नया रास्ता है वो ये वाला जो केप ऑफ गुड होप वाला रास्ता है, अक्रॉस अफ्रीका, पूरा अफ्रीका क्रॉस करने के बाद यहाँ से अब जाना पड़ेगा। अंदाज़ा आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए यहाँ से सिंगापुर से कोई शिप शुरू हुई है, उसने पहुँचना है यहाँ पे यूरोप में, अगर वो सुएज कैनाल के थ्रू जाती थी तो उसको लगते थे 34 डेज, लेकिन अगर वही वाली शिप केप ऑफ गुड होप के थ्रू जा रही है तो उसको दोस्तों यहाँ पे लग रहे हैं 43 डेज। तो यहाँ पर जो टाइम है वो भी बढ़ चुका है।
एंड ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस काफ़ी बढ़ चुका है तो मतलब कि उसमें जो खर्चा है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगा। सुएज कैनाल के थ्रू लगते थे 8300 नॉटिकल माइल्स, लेकिन केप ऑफ गुड होप के थ्रू लग रहे हैं 11758 नॉटिकल माइल्स। तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑयल बढ़ जाएगा, ऑयल बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर खर्चा भी बढ़ जाएगा। नाउ नॉट जस्ट दिस, क्योंकि यहाँ पर जब सब कॉस्ट बढ़ रही है, टाइम बढ़ रहा है, तो उसके साथ जो चीज़ें हैं वो भी महंगी होने वाली हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर व्यापार होता था क्रूड एंड पेट्रोलियम का, पाम ऑयल का, एडिबल ऑयल, सीरियल्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल गुड, ऑटो कंपोनेंट्स, ये सभी माना जा रहा है कि इसमें हमें कहीं ना कहीं इन कमोडिटीज़ में प्राइस हाइक देखने को मिल सकता है। स्पेशली वो आइटम्स जिनकी शेल्फ लाइफ जो थी, जो छोटी होती थी, जैसे फार्मा प्रोडक्ट्स हो गए, एडिबल प्रोडक्ट्स हो गए, उनके केस में भी दिक्कतें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। और जो भी आइटम्स जो यूरोप और इंडिया के बीच में आना जाना हो रहा था, ऑलमोस्ट उन सभी आइटम्स में हमें कॉस्ट में तो इम्पैक्ट देखने को मिलने ही वाला है। सो यहाँ पर जो इम्पैक्ट है वो केवल भारत पर नहीं बल्कि दुनिया भर का जितना भी ट्रेड जो कि बबल मंदेब के स्ट्रेट के थ्रू हो रहा था वहां पर हमें देखने को मिलेगा। सो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज कहा जाता था कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज चोक पॉइंट्स हैं, लेकिन वहां पर हमें कभी इस तरह की बड़ी मुसीबत देखने को मिली नहीं। हाँ, स्पेकुलेट होती थी लेकिन कभी देखने को नहीं मिली। यहाँ पर टुडे व्हाट वी आर विटनेसिंग कि बबल मंदेब के थ्रू ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। और ये कहानी रुकने नहीं वाली, बिकॉज हुथीज ने कहा है कि जब तक इजराइल की जो युद्ध है गाजा के खिलाफ चलती रहेगी, हम भी इसको चलाते रहेंगे। एंड हुथीज इवन दो बहुत ही छोटा सा एक ग्रुप है लेकिन बहुत ही ताकतवर माना जाता है, बिकॉज आप देखिए इतने सालों से येमेन की सरकार हुई, सऊदी अरेबिया की सरकार हुई, बहुत लोग हुथीज को एलिमिनेट करने की कोशिश करते रहे लेकिन अभी तक वो हुथीज को एलिमिनेट नहीं कर पाए। इवन अमेरिका भी यहाँ पे बहुत कोशिश करता रहा लेकिन अभी तक भी हुथीज को वो लोग खत्म नहीं कर पाए। तो दिस इज अ वेरी वेरी वरीसम सिचुएशन जो कि यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, जो कि डायरेक्टली ग्लोबल ट्रेड को अफेक्ट करती है और इनडायरेक्टली इंडिया को भी इम्पैक्ट करती है। आपकी दोस्तों इस पे क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। बिफोर आई एंड द वीडियो बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे सेंटर्स को विजिट नहीं किया है एक बार विजिट जरूर कीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपको फ्री डेमो क्लासेस मिलती हैं और कोई भी आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं करवाता। 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है, डाउट सॉल्विंग सेशंस, फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी और वाईफाई एक्सेस भी अवेलेबल करवाया गया है। अगेन कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए काउंसलिंग फॉर्म को डेफिनेटली भरिएगा, उससे आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।